हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन एंड चाइनीज ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। बेसिकली इस वीडियो में फोकस रहेगा इंडियन ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर और वीडियो के एंड में हम चाइनीज ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डार्क एज के बारे में जाना था कि यूरोप में डार्क एज पीरियड चला जिसमें कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया था और यहाँ पर किस वजह से पावर में चेंज हुआ था, चेंज इन पावर, और सत्ता किसके हाथ में आ गई थी, क्रिश्चियनिटी के हाथ में, मतलब जो चर्च के फादर हैं उनके हाथों में सत्ता आ गई थी। तो सभी चीज़ें क्या है, थियोलॉजी बेस्ड हो गई थी। मतलब यहाँ पर सब कुछ किस पर बेस्ड हो गया था, रिलीजन पर। साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछने की कोई भी यहाँ पर मंजूरी नहीं दी जाती थी। तो आज जैसे यहाँ पर यूरोप में डार्क एज पीरियड था, ये टाइम पीरियड वेरी करता है, किसी किसी बुक में 200 से 700 एडी तक है, लेकिन अगर आंसर की बात की जाए, कुछ आंसर की में 300 से लेकर ये 1200 एडी तक भी माना गया है। तो ये शून्य काल रहा था यूरोप में। लेकिन यहाँ पर इंडियन की बात की जाए, यहाँ पर इंडिया में ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, चाइना में डेवलप हुए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मिडिवल टाइम पीरियड था, मतलब जो अरब ज्योग्राफर हैं उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अरब ज्योग्राफर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बात की जाए इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी का भी इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। चाहे आप एंशिएंट में सिविलाइजेशंस थी, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, उसके उदय के साथ साथ यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट थे वो भी डेवलप होने लगे थे। हालांकि इन चीज़ों का कोई भी सिस्टमेटिक वे में कोई स्रोत नहीं मिलता है। अगर आप सोर्सेस को खोजने लगे तो सोर्सेस नहीं मिल पाएंगे जहाँ पर सिस्टमेटिक वे में आपको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिले। लेकिन अगर हिंदू मैथोलॉजी या फिलोसफी या फिर आप एपिक्स महाकाव्य देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे दो एपिक्स हैं, रामायण महाभारत, यहाँ पर भी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ब्राह्मणास की बात की जाए, ऐत्रेय ब्राह्मणा या सतपथा ब्राह्मणा, इसके साथ साथ यहाँ पर पुराण में भी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट की बात बोली गई है। भुवन कोश सूर्य सिद्धांत, जहाँ पर पहली बार भूगोल टर्म दिया गया था सूर्य सिद्धांत में, एंड पद्म पुराण में भी यहाँ पर ज्योग्राफी की बात की गई है। तो ये चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। अगर बात की जाए ऐत्रेय ब्राह्मणा की, तो यहाँ पर मटेरियल्स मिले थे किससे, रिगार्डिंग रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग यहाँ पर मटेरियल्स देखने को मिले थे। सतपथा ब्राह्मणा में यहाँ पर सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शंस किया गया था ज्योग्राफी की, जो विभिन्न ब्रांचेज हैं, चाहे वो रीजनल ज्योग्राफी हो या मैथमेटिकल ज्योग्राफी हो या वेदर जो आज का मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी टर्मिनोलॉजी दी हैं। तो ये सब चीज़ें पुराने टाइम में भी देखने को मिल जाती थी, चाहे वो टोपोग्राफी हो, फिजियोग्राफी हो, फ्लोरा फोना हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, एग्रीकल्चर हो या सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती थी। रामायण आपने बचपन से देखी होगी। रामायण में आपको माउंटेन्स के बारे में भी बताया गया है, हनुमान जी ने कैसे पर्वत उठाया था। रिवर्स के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। प्लेट्यू के बारे में भी, जब भगवान राम यहाँ अयोध्या से जब जाते हैं लंका की तरफ, तो वो प्लेट्यू वाले रीजन से ही होकर जाते हैं। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस का यहाँ पर भी डिस्कशंस हुआ है। एंड सी की भी बात हुई है रामायण में, है यहाँ पर ओशियन एंड सी की भी बात की गई है। महाभारत में इसको एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह देखा गया है, यहाँ से ज्योग्राफिकल नॉलेज मिलेंगी। अगर आप महाभारत में देखो, विभिन्न विभिन्न रीजन्स की बात की गई है। यहाँ पर जो अलग अलग एरिया, चाहे वो गंधार हो या फिर अंग नरेश जैसे अंग रीजन की बात की गई है या गंधार रीजन की बात की गई है, तो अलग अलग रीजन्स की बात की गई। यहाँ पर भी माउंटेन्स की बात की गई है एंड प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन, इनके बारे में भी बताया गया है। रिवर सिस्टम के बारे में भी, गंगा रिवर का भी यहाँ पर मेंशन
हुआ है। इवन जो भीष्म पितामह थे उनकी माता का नाम भी क्या था, गंगा था। तो ये चीजें महाभारत में भी देखने को मिलती हैं। भुवन कोश यहाँ पर डील किया गया है क्लाइमेटोलॉजी और मेट्रियोलॉजी को डिटेल्स में। अगर टर्म भूगोल को देखा जाए तो जो टर्म भूगोल है, तो टर्म भूगोल यहाँ पर ये पहली बार यूज किया गया था सूर्य सिद्धांत में, जो ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल बोलते हैं। तो इसका मेंशन हुआ था सूर्य सिद्धांत में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख सकते हो। अगर एंशियंट इंडियन ज्योग्राफी है वो किस पर बेस्ड है, रिलीजन और मैथोलॉजी पर। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कोई भी सोर्सेस नहीं मिलते हैं जिससे आप ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक वे में पढ़ सको। सिर्फ ये किस पर बेस्ड है, जो हमारे रिलीजन्स हैं या मैथोलॉजी हैं या एपिक्स हैं या पुराण्स हैं या वेद हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। वेद और यहाँ पर जो बुद्धिस्ट जो वर्क्स हैं या जैन वर्क्स हैं, यहाँ भी चीज़ें मेंशन हुई हैं ज्योग्राफी की। जैसे फॉर एग्जांपल पद्मा पुराण है, उसमें बात की गई है भूगोल और खगोल के बीच में डिफरेंस बताया है कि भूगोल किसको बोला गया है, ज्योग्राफी को, और खगोल बोला गया है साइंस ऑफ स्पेस को, और ज्योतिष्क्र ये बोला गया है एस्ट्रोलॉजी को। जो आप ज्योतिष देखने को मिल जाते हैं तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। खगोल विज्ञान में हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ स्पेस के बारे में, और भूगोल ज्योग्राफी ये बताया गया है कहाँ पर, पद्म पुराण में। तो यहाँ पर ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें देखी, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, रामायण, महाभारत, भुवन कोश में चीजें देखने को मिली हैं। अगर आगे और बात की जाए तो यहाँ पर जो ज्योग्राफर्स रहे हैं, आप इनको क्लासिकल ज्योग्राफर्स बोल सकते हो। क्लासिकल ज्योग्राफर्स में जैसे फॉर एग्जांपल वराहमिहिर हुए हैं। वराहमिहिर के साथ साथ यहाँ पर आप आर्यभट्ट का नाम भी सुनोगे, जीरो की खोज किसने की, एंड इसके साथ साथ आप ब्रह्मगुप्त के बारे में देखोगे या भास्कराचार्य के बारे में देखोगे। तो वन बाय वन हम यहाँ पर इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। अगर आर्यभट्ट का टाइम पीरियड देखा जाए तो 476 से 550 एडी तक देखने को मिलता है। ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनको गणित की जानकारी थी, एस्ट्रोनॉमर थे जिनको एस्ट्रोनॉमी की जानकारी थी, एंड ज्योग्राफर्स थे क्लासिकल इंडियन पीरियड में। इनको भूगोल के साथ साथ जो खगोल विज्ञान है एंड गणित है इसके बारे में काफ़ी अच्छे नॉलेज थी। इनके दो वर्क, मेन वर्क हुए हैं, जिसका एक नाम है आर्यभट्टिया एंड आर्य सिद्धांता। ये इनके दो मेन वर्क हुए हैं। इन वर्क्स में इन्होंने बात की किसकी की गई है, एस्ट्रोनॉमी की। बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमर ही थे और एस्ट्रोनॉमी की बात की गई और मैथमेटिक्स की। तो आर्यभट्ट ने, जैसे हमने बताया, सोलर सिस्टम के बारे में भी बताया है, पृथ्वी के बारे में भी बताया है, पृथ्वी के शेप के बारे में भी बताया है। जीरो की खोज किसने की, ये भी हमको देखने को मिल जाता है, आर्यभट्ट ने ही की थी। तो आर्यभट्ट का जो एस्ट्रोनॉमी सिस्टम है उसको क्या नाम दिया गया है, ओड ओकाया सिस्टम नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी वगैरह में पूछ लिया जाता है। उनका बिलीव था कि जो प्लैनेट्स का ऑर्बिटल है वो सर्कुलर नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये सर्कुलर शेप है, तो उन्होंने कैसा बताया, सर्कुलर ना होकर इनका शेप कैसा है, एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल वे में ये क्या है, चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने एक चीज बिल्कुल सत्य बताई कि जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर डेली बेसिस पर। ये इनकी काफ़ी अच्छी खोज थी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उन्होंने डिस्क्राइब किया था जियोसेंट्रिक मॉडल, जैसा कि हम जियोसेंट्रिक मॉडल बार बार पढ़े हैं कि अर्थ को सेंटर में बताया गया और बाकी अदर प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, या फिर बाकी स्टार्स चक्कर लगाते हैं अर्थ का। इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। तो आर्यभट्ट ने भी जियोसेंट्रिक मॉडल को ही डिस्क्राइब किया था। हेलियोसेंट्रिक मॉडल तो कोपरनिकस ने 16th सेंचुरी में जाकर बताया था।
तो आर्यभट्ट ने बेसिकली मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर वर्क किया। जो उनका एस्ट्रोनॉमी का वर्क था उसको ओड काया सिस्टम बोलते हैं। उन्होंने जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट था उसको कैसा बताया, एलिप्टिकल बताया। अर्थ के बारे में उन्होंने करेक्टली नॉलेज दी कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर डेली घूमती है, और उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल को भी डिस्कस किया, मतलब डिस्क्राइब किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उनको भी एक्सप्लेन करने की, साइंटिफिकली बेस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सोलर एक्लिप्स कैसे आता है, सूर्य ग्रहण एंड लूनर एक्लिप्स कैसे आता है, चंद्र ग्रहण, इनके बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया था। उन्होंने बताया था कि जो ये ग्रहण लगते हैं ये किसकी वजह से लगते हैं, ये लगते हैं जो परछाई हैं, जैसे ये सूर्य है, सूर्य सन है, अब मान लीजिए सन है, और ये क्या है हमारी अर्थ है, इसके बीच में अगर मून आ गया तो क्या है यहाँ पर फिर ग्रहण पड़ जाएगा अर्थ पर। अगर या फिर अर्थ बीच में आ गई मून के तो यहाँ पर क्या है ग्रहण देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो शैडो है वो पृथ्वी पर पड़ती है, उसके बेस पर ही ग्रहण आते हैं। तो उन्होंने जो पुरानी चीजें थी कि ग्रहण किस वजह से लगते, जो माइथोलॉजिकल चीजें थी उनको थोड़ा नकारने की कोशिश की, साइंटिफिकली बेस पर बताने की कोशिश की। इसके साथ साथ उन्होंने जो मून है और प्लैनेट है उन पर खुद की लाइट नहीं होती, उनकी लाइट कहाँ से आती है, सन से रिफ्लेक्ट होती है, इसकी वजह से वो चमकते हैं। जो प्लैनेट्स हैं या फिर हमारा मून है ये किसकी वजह से चमकते हैं, जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से ये चमकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जीरो की भी जानकारी दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें आर्यभट्ट ने बताई थी। ही यूज्ड लेटर्स ऑफ अल्फाबेट टू डोनेट नंबर्स एंड डिनोट नंबर्स एंड एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज। उन्होंने नंबर के बारे में भी बताया था, जैसे कि अभी बताया जीरो की खोज की, और बाकी नंबर्स के बारे में भी बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्यभट्ट। चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर जिनका जन्म 550 एडी में हुआ और डेथ 587 एडी में हुई। ये वन ऑफ द 9 ज्वेल्स थे, जो नवरत्न थे, नवरत्न यशोधर्मन विक्रमादित्य, जो कि कहाँ के थे, मालवा के राजा थे। उनके दरबार में नवरत्नों में से एक थे वराहमिहिर। वराहमिहिर ने भी आर्यभट्ट की तरह मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल एरियाज में वर्क किया। इन्होंने भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को, और इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और ऐड की कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मानव समाज पर, इसके बारे में भी वराहमिहिर ने बताने की कोशिश की थी। तो ये था वराहमिहिर के बारे में। अब आगे चलते हैं कि इनके साथ साथ ब्रह्मगुप्त जैसा कि ब्रह्मगुप्त के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म कब हुआ, 597 एडी में हुआ, और इनकी डेथ कब हुई, 668 एडी में हुई थी। तो ये सिक्स्थ और 7th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर, जोग्राफर, आप इनको फिलोसफर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फिलोसफी में भी पढ़े जाते हैं। तो इनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क थे, ब्रह्म स्फुटा सिद्धांत एंड खंड का खाद्या का, आप इनको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। जैसा कि ब्रह्मा स्फुटा सिद्धांत में उन्होंने किसके बारे में बताया, जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा है, उनके बारे में बताया था। एक्सटेंसिव ट्रीटीज ऑफ ब्रह्म, तो उसके बारे में इन्होंने क्या है थियोटिकल बेसिस पर इसको डिफाइन करने की कोशिश की। और जो खंड का खाद्या का है उसको प्रैक्टिकल टेक्स्ट के बारे में बताया था। तो ये क्या था, थियोटिकल ट्रीटीज थी, ये प्रैक्टिकल टेक्स्ट था। और ब्रह्मगुप्त पहले थे जिन्होंने जीरो के साथ क्या है रूल कंप्यूट करने की कोशिश की। जीरो को, जैसे आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, और इन्होंने क्या है जीरो को आगे और इसके साथ साथ रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो अभी हमने आर्यभट्ट देखे, उसके साथ साथ अभी ब्रह्मगुप्त देखे हैं, और यहाँ पर वराहमिहिर भी देखे हैं। भास्कराचार्य 12th सेंचुरी के फिलोसफर थे,
इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया देख लेते हैं। तो 1114 से लेकर 1185 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। सिद्धांत शिरोमणि इनका मेन वर्क रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी? भास्कराचार्य ने, जिसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मैथ्स ऑफ प्लैनेट्स एंड स्फीयर्स। इनको किसके लिए जाना जाता है? इन्होंने डिस्कवरी की प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन और इनकी एप्लीकेशन से, जो कि क्या सॉल्व करती है? एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को, और उनको क्या है? कंप्यूटेशन देती है। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की भास्कराचार्य ने। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट हैं या कैलकुलस मेथड है मैथमेटिक्स में, इन्होंने इन चीज़ों पर भी जोर दिया। तो आपको इन चारों जो हमने फिलोसफर, ज्योग्राफर, एस्ट्रोनॉमर पढ़ाए हैं, इनके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। सिर्फ क्या पढ़ना? आर्यभट्ट के दोनों वर्क के नाम याद रखने हैं, इनका सिस्टम याद रखना, ओडोकाया सिस्टम है। इसके अलावा और ज़्यादा जानकारी नहीं रखनी है। जीरो की खोज की, ये सब बच्चों को पता है। सोलर एंड लूनार एक्लिप्स के बारे में बताया। ब्राह्मीर यशोधर्म वर्मन के कोर्ट में थे और इन्होंने वर्क किया सोलर और लूनार एक्लिप्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन सोसाइटी पर। ब्रह्मगुप्त ने के 2 वर्क हैं, इनको आप ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ भास्कराचार्य के वर्क को भी याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स डेवलप हुआ था ऋग्वेद के जो लास्ट फेज था। हमने अगर हिस्ट्री में ऋग्वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद भी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। तो जो लेटर वैदिक पार्ट था, लेटर वैदिक पार्ट मतलब जो ऋग्वेद का आखिरी फेज था, लास्ट फेज था, लेटर वाला फेज। तो उसमें इन चीज़ों को हमने यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली बार जो यूनिवर्स है उसको ब्रह्मांड बोला गया था इंडियन लिटरेचर में। तो इसको ब्रह्मांड इसलिए बोला गया था, जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा है, उनका ये एक अंश है। ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उनका एक अंश है, इसीलिए उनको ब्रह्म का अंश बोला गया है। जो एपिक्स और पुराण है उनको 7 पार्ट में डिवाइड किया, 7 अपर्स एंड 7 इंटरनल डिविजन्स। जैसे कि आप मैथोलॉजी में देखने को पढ़ने को मिलता है कि अगर भगवान के क्या है 7 स्वर्ग के द्वार होते हैं और 7 नरक के भी द्वार होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को भी मिली हैं। अगर अर्थ के ओरिजिन की बात की जाए, अर्थ के ओरिजिन के बारे में भी बताया गया है। पुराण में बताया गया है कि ना तो दिन होता है, ना ही रात होती है, ना ही अंधेरा है, ना ही उजाला है, कुछ भी नहीं है। और अर्थ को क्या है ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बताया है? स्फेरिकल शेप में बताया है कि अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल है। इससे पहले जो होमर, थेल्स ये सब आए थे, इन्होंने किसी ने सर्कुलर बताया था, किसी ने डिस्क शेप बताया था। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें स्फेरिकल शेप में अर्थ को बताया गया है। कुछ हद तक चीज़ें यहाँ पर सही बिल्कुल बताई गई हैं। जैसे पुराण है, पुराण में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस दिया गया है। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया है। जैसे यहाँ पर अभी देखते हैं 0 डिग्री है, जैसे इक्वेटोरियल बेल्ट है हमारी, 0 डिग्री है, उसको क्या है? नर्क का देश बताया गया है, नर्क बताया गया है। और जो जैनिथ है उसको मेरू बताया गया है। जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है उसको क्या है? जैनिथ बताया गया। और 90 डिग्री साउथ पोल को क्या है? नादिर, जिसको बड़वानल बोला गया है। इसको जैनिथ को मेरू और इसको बड़वानल बोला गया है। ये बड़वानल जो है ये एक अग्नि का ही प्रकार है। पुराण में और बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है वो पानी पर क्या है? फ्लोट करती है। ये अर्थ है, ये पानी पर क्या है? तैर रही है। ये चीज़ें देखिए उस टाइम के हिसाब से सही हो सकती हैं, लेकिन अगर आज प्रेजेंट में देखोगे ये चीज़ें बिल्कुल गलत है कि पानी जो है ये क्या है? हमारी अर्थ के अंदर ही है, कोई पृथ्वी तैर नहीं रही है। स्पेस में क्या है? ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिकी हुई है।
तो उस टाइम पे पुराण में बोला गया था अर्थ पानी पर तैर रही है। ऋग्वेद में 5 सीजन्स के बारे में बताया गया, 5 ऋतुओं के बारे में बताया गया, लेकिन ये जो ऋतुएं थी ऋग्वेद के बाद रामायण में 6 सीजन्स के बारे में बताया गया है। अब देख लेते हैं कि अर्थ का जो लैंड मास था ये पुराण में बताया गया है कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ये 7 द्वीप में डिवाइडेड है, 7 कॉन्टिनेंट्स में। आज आपको 7 कॉन्टिनेंट्स अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो यहाँ पर आपको ये 7 देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस टाइम पर पुराण में अर्थ के जो लैंड मास था उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वो कौन से पार्ट है? जम्बू द्वीप, कुश द्वीप, प्लस्का द्वीप, पुष्कर द्वीप, सालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप एंड शक द्वीप। तो इनको 1 बाय 1 यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन चीजों में क्या क्या देखने को मिला था। तो बात की जाए यहाँ पर पहले जम्बू द्वीप देख लेते हैं। जम्बू द्वीप है ये जो इंडिया और सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, इसको क्या है? जम्बू द्वीप बोला गया था। कुश द्वीप, ये कुश द्वीप अफ्रीका वाला पोर्शन। प्लस का द्वीप ये अफ्रीका से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है, और जो ये यूरोप का कुछ पार्ट है इसको क्या है? प्लस का द्वीप बोला गया है। यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसके बारे में डिस्कशन पुराणों में नहीं हुआ था। सालमली द्वीप जो मैडागास्कर वाला पार्ट है और ईस्ट अफ्रीका वाला पार्ट है, इसको बोला गया था। क्रौंच द्वीप ये यूरोप को, जो वेस्ट यूरोप है, एंड शक द्वीप बोला गया था ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले पार्ट को, जो इंडोनेशिया फिलीपींस वाला एरिया है। तो इनके नाम क्यों दिए गए, इनके पीछे क्या रीजन था, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का नाम दिया गया, जैम्बू ट्री है एक, जिसको यूगेनिया जैम्बोलाना ट्री बोलते हैं, तो उसके नाम पर जम्बू द्वीप का नाम दिया गया था। कुश द्वीप ये इसलिए दिया गया, जो कुश घास है जिसको पोआ घास भी बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा होती है, अफ्रीका वाले रीजन में। नेक्स्ट देखें अगर प्लस का ट्री, तो प्लस का ट्री इस वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका नाम प्लस का द्वीप दिया गया। बात की जाए पुष्कर द्वीप की, तो इसको क्या है? एरिया बोला जाता है लेक्स ऑफ लोटसिस। यहाँ पर क्या है? जो कमल के फूल थे उनकी झीलें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या है? पुष्कर द्वीप दिया गया। सालमली द्वीप, यहाँ पर सिल्क कॉटन ट्री, जो मैडागास्कर वाला पार्ट था, यहाँ पर सिल्क कॉटन ट्री देखने को मिल जाते हैं। क्रौंच द्वीप जो कि नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन रीजन है, ये वाला पार्ट है, तो ये क्रौंच द्वीप है। एंड लास्ट वन इज शक द्वीप, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले रीजन आते हैं। सप्त सिंधवा रीजन की भी बात की गई है, हिस्ट्री में हमने पढ़ते हैं सप्त सिंधवा रीजन। इसका मीन्स क्या है? देखिए यहाँ पर 7 रिवर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है वैदिक आर्यंस वाले पीरियड में, जिसमें आपकी इंडस है, झेलम है, सतलुज, रावी, व्यास। इनके साथ साथ आपको दौर नदी का मेंशन भी देखने, 6 नदी ये, और इंडस के साथ इंडस रिवर प्लस इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, एंड इसके साथ साथ एक और रिवर को देखने को मिलता है, सरस्वती रिवर का। आर्यवर्त जो कि भारत का नाम भी है, यहाँ पर आर्यंस आए थे, इसलिए जो डेजिग्नेशन था आर्यंस का ये देखने को मिल जाता है, जिसका सोर्स बौद्धियाना और मनु में देखने को मिल जाता है, मनु स्मृति जो थी उसमें। और इंडू या हिंदू ये डेरियस और हेरोडोटस ने इसका नाम दिया। बाद में ये हिंदू शब्द अरब जोग्राफर्स ने भी डिस्कस करने की कोशिश की। यहाँ पर इंडियन जोग्राफर्स खत्म होते हैं, मतलब हमने डिस्कस कर लिए हैं। चाइनीज जोग्राफर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है। सिर्फ आप एक चीज़ याद रखना, फादर ऑफ चाइनीज जोग्राफी फाई हसुई नाम है, या फाई सुई भी बोल सकते हैं, एच साइलेंट हो सकता है इसमें।
तो ये नाम याद रखना है। और जो एंशियंट बिलीफ था चाइना वालों का, वो क्या था कि जो हेवन है वो कैसा था, राउंड था, और स्फीयर कैसी, अर्थ कैसी थी, स्क्वायर शेप में थी। हेवन को उन्होंने राउंड बताया और अर्थ को कैसा बताया, स्क्वायर बताया। तो इस वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफर और चाइनीज ज्योग्राफर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अरब ज्योग्राफर्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।